हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम हमारे न्यू टॉपिक के साथ में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हेडलाइंस जो है, इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ ऑल्सो फॉरेन पॉलिसी। ओके, जो हमारे न्यू वर्ल्ड का जो ऑर्डर है ये टाइम पे, ओके, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ ऑल्सो अ फॉरेन पॉलिसी। जो हमारी करंट इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको फॉरेन पॉलिसी बताया है। और ये क्यों बताया है आगे पैराग्राफ में पढ़ के हमको समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है, टक्ड अवे इन इंडिया एंड यूएस जॉइंट स्टेटमेंट आउटलाइनिंग द फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम ट्रेड डील इज़ एन इनॉक्यूअस पैराग्राफ ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो ये क्या बोल रहा है, टक्ड अवे मीन्स क्या होता है कि जैसे टक्ड अवे, आपको टक का मतलब मीनिंग मालूम रहेगा, जैसे हम कपड़े टक करते हैं पैंट के अंदर। तो यहाँ पर टक्ड अवे का मीन्स मतलब क्या हो गया, हिडन, कोई भी चीज़ जो नोटिस नहीं की हुई। जैसे कोई एग्जांपल्स, हमने कोई मीटिंग हुई, हाई लेवल की मीटिंग हुई, ओके, कंट्री लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, ओके, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी बात हो जो मतलब नोटिस ज़्यादा दिखने में नहीं आई या फिर नोटिस नहीं हुई, ओके, नॉट सो नोटिसेबल, ओके, तो हम उसको बोल सकते हैं टक्ड अवे पॉइंट्स। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टक्ड अवे मीन्स हिडन, ओके, हिडन और नॉट सो नोटिसेबल, ओके, ये इसका है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि टक्ड अवे इंडिया एंड यूएस जॉइंट स्टेटमेंट, इंडिया यूएस का जो जॉइंट स्टेटमेंट हुआ था उसमें ये पॉइंट हिडन रह गया था या फिर उतना नोटिस नहीं किया गया। वो क्या डिस्क्राइब करता है, आउटलाइन मीन्स डिस्क्राइब करना, ओके, आउटलाइन डिस्क्राइब, ओके, टू डिस्क्राइब, ओके, क्या आउटलाइन करता है, द फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम ट्रेड डील, ओके, फ्रेमवर्क मीन्स स्ट्रक्चर, ओके, फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम ट्रेड डील इज एन इनॉक्यूअस पैराग्राफ ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो क्या बोला है करके कि जो इंटरिम ट्रेड डील को बताया है, इंटरिम ट्रेड डील को क्या बताया है इन्होंने, इनॉक्यूअस बताया है। इनॉक्यूअस मतलब क्या होता है कि जो कोई चीज़ सेफ़ हो, ओके, उतना कुछ उस हार्मफुल नहीं हो या फिर हार्मलेस हो। तो इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इनॉक्यूअस, ओके, इनॉक्यूअस, ओके। मैं लिखता हूँ नॉट हार्मफुल, और सिंपल भाषा में लिख सकता हूँ इसको सेफ, ओके, नॉट हार्मफुल या फिर सेफ, ओके। तो क्या बताया कि फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम ट्रेड डील, जो इंटरिम ट्रेड डील होता है, इंटरिम मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेड डील हो गया या फिर टेम्प्रेरी हो गया, उसको बोला जाता है इंटरिम ट्रेड डील इज़ एन इनॉक्यूअस पैराग्राफ, ओके। तो जो बात हुई थी जॉइंट स्टेटमेंट में, उसमें इस इंटरिम ट्रेड डील को उन्होंने सेफ बताया है ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेके इनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट हुई थी इंडिया और यूएस की, उसमें इंटरिम ट्रेड डील को उन्होंने सेफ बताया है, इनॉक्यूअस बताया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज़ नॉट न्यू, इट हैज़ नाउ एक्वायर्ड अ न्यू प्रोमिनेंस, ओके। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो कोई नई बात नहीं है, माना कि ये नई बात नहीं है, बट कॉमा के आगे इट हैज़ नाउ एक्वायर्ड अ न्यू प्रोमिनेंस, यहाँ से इसका मतलब क्या होता है, फिर भी या फिर लेकिन, इट हैज़ नाउ एक्वायर्ड अ न्यू प्रोमिनेंस, उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ में कोई अलग डिस्टिंक्शन दिया है या फिर इसको अलग इम्पोर्टेंस दिया है, ओके, अलग इम्पोर्टेंस इस चीज़ को मिला है, ओके। इट हैज़ नाउ एक्वायर्ड मीन्स जैसे टू अटेन करना, ओके, या फिर प्राप्त करना, ओके। अ न्यू प्रोमिनेंस, नाउ एक्वायर्ड अ न्यू प्रोमिनेंस, ओके, प्रोमिनेंस मीन्स डिस्टिंक्शंस, इम्पोर्टेंस, प्रोमिनेंस मीन्स आप बोल सकते हो इसको डिस्टिंक्शन या फिर इम्पोर्टेंस, ओके। तो इसको नया इम्पोर्टेंस दिया गया है, ओके, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेके, ओके। तो आप समझ सकते हो कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी कंट्री के लिए। आगे बढ़ते हैं। इट हेरल्ड्स द रिटर्न ऑफ अ इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट टू द वेरी सेंटर ऑफ अ ग्रैंड स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट हेरल्ड्स द रिटर्न ऑफ ये जो मीटिंग हुई थी उसका जो आउटकम आप समझ सकते हो, उसका आउटकम्स क्या बताया है कि इट हेरल्ड्स इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट
ओके, यहाँ पर हेरल्ड्स मीन्स अनाउंस करना। ओके, अगर कुछ चीज़ होने वाली हो या फिर हेरल्ड्स बेसिकली मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ अनाउंस करना। ओके, तो क्या बताया कि रिटर्न ऑफ इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। ओके, रिटर्न ऑफ इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट मतलब कोई किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट मतलब इकोनॉमिक उनके कंट्री का पावर। ओके, बेसिकली जो कंट्री का जो पावर होता है उनके इकोनॉमी के ऊपर होता है। ओके, तो इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट मतलब क्या होता है कि स्टेट क्राफ्ट मीन्स उनका ट्रेड कैसा है कंट्री का, उनका इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा है, उनका फिर कंट्री का क्या डिप्लोमेसी कैसा है, उनका पॉलिटिकल रिलेशंस कैसा है इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, तो ये सब चीज़ें। ओके, तो ये क्या बता रहा है कि रिटर्न ऑफ अ इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट टू द वेरी सेंटर ऑफ अ ग्रैंड स्ट्रेटजी। ओके, तो उनकी जो पावर है इकोनॉमिक जो पावर है वो ग्रैंड स्ट्रेटजी का एक सेंटर पॉइंट, एक बड़े स्ट्रेटजी का या फिर ग्रैंड स्ट्रेटजी का उनका ये सेंटर पॉइंट में उसको बताया है। तो बेसिकली ये क्या अनाउंस, इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट सेज, इंडिया और यूएस का जॉइंट स्टेटमेंट बोलता है या फिर दैट कि टू साइड्स दोनों साइड से एग्री टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलाइनमेंट। ओके, दोनों साइड्स इंडिया और यूएस दोनों एग्री हैं इस चीज़ को और अच्छी तरीके से इसको बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए या फिर उसको और अच्छा करने के लिए। टू किसके लिए, एनहांस सप्लाई चेन रेजिलियंस। ओके, जो हर कंट्री का सप्लाई चेन होता है, जैसे कोई कंपनी इन्वॉल्व रहती है एक्सपोर्ट में, ट्रेड में, तो उनका हर एक कंट्री का अपना सप्लाई चेन होता है। ओके, तो उस चीज़ को बताया करके कि सप्लाई चेन की जो रेजिलेंस है, रेजिलेंस मतलब क्या होता है, रेजिलेंस मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट सेज, इंडिया और यूएस का जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया है कि टू साइड्स एग्री, दोनों साइड्स एग्री हैं किसके लिए, टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलाइनमेंट। ओके, जो हमारे इकोनॉमिक की सिक्योरिटी है, ओके, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रेंथन मीन्स को और अच्छा बनाने के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए। ओके, टू किसके लिए, टू एनहांस सप्लाई चेन रेजिलियंस। ओके, सप्लाई चेन रेजिलियंस मीन्स सप्लाई चेन को अच्छा करने के लिए या फिर उसको बढ़ाने के लिए। ओके, जो हमारी ऑलरेडी अच्छी है, रेजिलियंस सप्लाई चेन जो हमारी ऑलरेडी रेजिलियंस है, रेजिलियंस मीन्स ऑलरेडी जो स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड इनोवेशंस, और इनोवेशंस को अच्छा बनाने की बात कही है किसके द्वारा, थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस के थ्रू अच्छा बनाने की बात कही गई है। इनके ऊपर मॉडिफिकेशंस होएगा किसके लिए, टू एड्रेस नॉन मार्केट पॉलिसीज़ ऑफ अ थर्ड पार्टीज़। ओके, जो मार्केट में जो पॉलिसी जो थर्ड पार्टी से है, ओके, कैसा होता है करके कि कभी भी कुछ ऐसा होता है करके जब हम थर्ड पार्टी से कोई भी बिजनेस में हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं या फिर थर्ड पार्टी से आप कोई भी काम करवाते हैं तो एज अ वेंडर कंसिडर किए जाते हैं, तो उनको हमको मार्केट में लाना नहीं है। ठीक है, तो उनको दिखाना है कि हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सो दैट क्या होगा कि कंपनी या फिर कंट्री का जो पैसा है वो सेफ़ रहेगा, वो बचेगा। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि टू एड्रेस द नॉन मार्केट पॉलिसीज़ ऑफ थर्ड पार्टीज़। ओके, जो थर्ड पार्टी की जो पॉलिसीज़ है उनको हटाना है। ओके, एज वेल एज कॉपरेशंस ऑन, और क्या बोला है आगे, एज वेल एज कॉपरेशंस ऑन, और किसमें उन लोग कॉपरेट करेंगे, ऑन इनबाउंड एंड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट, जो कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट है और जो बाहर इन्वेस्टमेंट है। ओके, उसके ऊपर लोग कॉपरेट करेंगे। ओके, इनबाउंड इन्वेस्टमेंट रिव्यूज़। ओके, एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल, और एक्सपोर्ट कंट्रोल को भी वो लोग एंकरेज करेंगे या फिर कॉपरेट करेंगे। ओके, इस चीज़ को ये लोग ने बताया। दिस इज़ द न्यू कमर्शियल ग्रामर ऑफ अ जियोपॉलिटिक्स। इसको क्या बताया है कि ये जियोपॉलिटिक्स का एक नया ग्रामर है, मतलब इस तरीके से ऑपरेट करना, उसको सेंटेंस दिया है या फिर वर्ड दिया है, दिस इज़ द न्यू कमर्शियल ग्रामर। ओके, ये नया कमर्शियल ग्रामर है जियोपॉलिटिक्स का। ओके, ज्योग्राफी लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है, जियोपॉलिटिक्स मीन्स से पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिक्स एट जियोग्राफिक लेवल मीन्स कंट्री टू कंट्री लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है तो उसको बताया गया। ठीक है, एक नया इसको वर्ड दिया है, एक नया कमर्शियल ग्रामर है ऑफ जियोपॉलिटिक्स का। ओके, जहाँ पर क्या होता है कि वेयर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कैपिटल फ्लो एंड सप्लाई चेन डिफाइन द स्ट्रेटेजिक बैलेंस जस्ट एज मच एज मिलिट्री मसल। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कैपिटल फ्लो एंड सप्लाई चेन डिफाइन
द स्ट्रैटेजिक बैलेंस, जहाँ पर क्या होता है कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कैपिटल फ्लो, सप्लाई चेन डिफाइन द स्ट्रैटेजिक बैलेंस जस्ट एज मच एज मिलिट्री मसल। तो कैसा होता है कि हर एक कंट्री का क्या होता है कि ट्रेड होता है, जैसे बताया यहाँ पर टेक्नोलॉजी होता है, कैपिटल फ्लो होता है, सप्लाई चेन है, तो उसको वो कंपनी का हर एक कंट्री का वो स्ट्रैटेजिक रहता है, स्ट्रैटेजी बैलेंस रहता है। ओके, हर एक कंट्री का अपना प्लानिंग रहता है, स्ट्रैटेजी रहता है कि इसको कैसे आगे लेकर चलना है। ओके, तो ये स्ट्रैटेजिक उसको बैलेंस पता है और उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, मिलिट्री मसल के जैसा। ओके, मिलिट्री मसल के से कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे जो भी कैपिटल रहेगी, टेक्नोलॉजी रहेगी या फिर ट्रेड रहेगी, हमारा जो स्टेट क्राफ्ट रहेगा वो हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा। उनका कहने का मतलब ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू बी श्योर इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैव ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूटेड द कोर ऑफ अ हार्ड पावर। यहाँ क्या बताया है करके हमें इस चीज़ के ऊपर पक्का होना है। ओके, टू बी श्योर पक्का होना है। इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैव ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूटेड द कोर ऑफ अ हार्ड पावर। तो यहाँ पर क्या बताया रहे करके कि यहाँ पर जो इकॉनमी है, इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल है, उन्होंने उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उनकी जो सामर्थ्यता है, ओके, उन्होंने हमेशा क्या किया है, कोर ऑफ अ हार्ड पावर बताया है। ठीक है, हमारा जो भी स्ट्रेंथ है या फिर जो भी हमारा एफर्ट्स है उसको क्या बताया कि उसको बताया करके इन्होंने हमेशा फॉर्म किया। कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, क्रिएट किया है, क्रिएट करना या फिर फॉर्म करना। ओके, उसको हार्ड पावर का स्ट्रेंथ बताया है, कोर ऑफ अ हार्ड पावर बताया है। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूट मीन्स क्या हो गया, constitutes means to create or to form। ओके, टू क्रिएट और टू फॉर्म। ओके, वापस पढ़ लेते हैं। क्या बताया कि टू बी श्योर, हमें इस चीज़ पे पक्का होना है या फिर हमें इस चीज़ पे श्योर होना है। इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी का कैपेबिलिटीज़, इनकी जो समर्थता है, हैव ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूटेड, हमेशा इन्होंने फॉर्म किया या फिर क्रिएट किया है कोर ऑफ अ हार्ड पावर। ओके, हार्ड पावर को रिप्रेजेंट किया है, हमेशा अच्छा इनपुट डाला है, कहने का मतलब है। ओके, बट द रिलेटिव पॉलिटिकल, आगे बढ़ते हैं। बट द रिलेटिव पॉलिटिकल हार्मनी अमंग द मेजर पावर्स एंड द राइज ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन आफ्टर द सोवियत यूनियन कोलैप्स इन 1991। क्या बोल रहा है कि लेकिन बट द रिलेटिव पॉलिटिकल हार्मनी अमंग द मेजर पावर। ठीक है, मेजर पावर कौन कौन से, जैसे कि यूएस हो गया, रशिया हो गया, उनकी जो पॉलिटिकल एंटिटी है वहाँ पर पॉलिटिकल पीस है। ओके, और द राइज ऑफ अ ग्लोबलाइजेशन आफ्टर द सोवियत यूनियन कोलैप्स इन 1991, जो हमारा सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई 1991 में, और ग्लोबलाइजेशंस के बढ़ते, ग्लोबलाइजेशंस में जैसे कि हमारा कंट्री, जब हर एक कंट्री बढ़ती है, हर एक कंट्री का कनेक्टिविटी या फिर कनेक्शंस दूसरे कंट्री से बढ़ता है। ठीक है, ट्रेड बढ़ता है, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती हैं, तो उसको बोला जाता है कि ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि हमारा कंट्री ग्रो करता है तो ग्लोबलाइजेशंस, ओके, उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशंस। ओके, तो वो क्या बोलते हैं, इसके बाद क्या हुआ, एनकरेज्ड दी सेपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सेपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, हर एक की इकोनॉमी क्या होगी, अलग अलग होगी, भाई तुम तुम्हारा संभालो, हम हमारा संभालेंगे, ऐसा हो गया। और क्या बोलते हैं कि सिक्योरिटी इनटू डिफरेंट रिल्म्स, और जिनकी सिक्योरिटी है वो भी अलग अलग एरिया में या फिर डोमेन में बढ़ गई। ओके, पहले कैसा होता है कि उनकी सिक्योरिटी का जो जिम्मेवारी या फिर जिम्मेदारी होता है कि हर एक सोवियत यूनियन में क्या होता करके कि 15 कंट्री थे। अभी मैं ये टॉपिक स्टार्ट ही कर दिया तो मैं बता देता हूँ। सोवियत यूनियन जो कोलैप्स हुई थी, कभी हुई थी कोलैप्स, 1991 में। सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई थी 1991 में। ये क्यों कोलैप्स हुई थी, जैसे कि यहाँ पर बता रहे कि उनके पॉलिटिकल हार्मनी की वजह से। ठीक है, पॉलिटिकल हार्मनी एक मेन कारण होता है किसी भी कंट्री को नीचे या फिर ऊपर लाने में। ओके, तो क्या होता है कि अभी ये जो कोलैप्स हुई थी इनके पॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से हुई थी। तो फर्स्ट जो उनका कॉज था पॉलिटिकल रीजंस। ओके, फिर उसका हो गया, उनके बाद में क्या हो गया, इकोनॉमिक, उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से ये कोलैप्स हुआ था। थर्ड उनका जो रीज़न था ये था इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ओके, इंडिपेंडेंट, अभी इंडिपेंडेंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी वहाँ पर, जैसे कि कोई भी कल को सुबह उठ के क्या करता था, आंदोलन कर देता था। ओके, मूवमेंट स्टार्ट कर देता था। ओके, तो दूसरी बात फिर उसके बाद में क्या हुआ, और एक और था पॉइंट उसमें, फेल्ड कोप करके। ठीक है, फेल्ड कोप। अभी फेल्ड कोप का मतलब क्या होता है, फेल्ड कोप का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मिलिट्री कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को। ओके, बट वो अनसक्सेसफुल रहती है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री
बट अनसक्सेसफुल। ओके, तो यह इसको बोला था फेल्ड कूप। ओके, तो ये सब चीज़ सोवियत यूनियन कोलैप्स होने का एक बड़ा रीज़न था 1991 में जो कोलैप्स हुई थी। और उस पर क्या था, उसमें ना 15 कंट्री थी। ओके, 15 कंट्री थी, रशिया थी, यूक्रेन थी, ऐसे करके 15 कंट्री थी। लेकिन कोलैप्स होने के बाद में सब कंट्री अलग अलग हो गई और सब कंट्री का इकोनॉमिक रिलेशन ब्रेक हो गया। ओके, और इसमें क्या हो, सब कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई इकोनॉमिकली। ओके, ऐसा बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द assumption, ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट assumption हैज़ स्टेडली इरोडेड सिंस 2010। ओके, जो उनका assumption था हैज़ स्टेडली इरोडेड। स्टेडली मीन्स कंसिस्टेंटली वो डिमिनिश हो गया, इरोडेड मीन्स डिमिनिश होना या फिर वीक हो जाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट assumption हैज़ स्टेडली इरोडेड सिंस 2010। अभी जो हर एक कंपनी का एजम्पशन होता है, एजम्पशन में हम किसी चीज़ को एज्यूम करते हैं कि हमारे आने वाले 10 साल में कंट्री का इतना ग्रो होएगा। ओके, कंट्री का इतना ग्रो। तो उन्होंने क्या बताया कि दैट एजम्पशन हैज़ स्टेडली इरोडेड। स्टेडली मीन्स कंसिस्टेंटली। ओके, इरोडेड मतलब इरोडेड मीन्स कम हो जाना या फिर रिड्यूस हो जाना या फिर डिस्ट्रॉय हो जाना। ओके, अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इरोडेड मीन्स डिमिनिश या फिर वीकेंड, कमज़ोर हो जाना। ओके, स्टेडली तो मतलब आपको मालूम है ग्रेजुअली। ओके, धीरे धीरे, ऐसे मैं लिख देता हूँ। ग्रेजुअली। ओके, तो एजम्पशन हैज़ स्टेडली इरोडेड सिंस 2010। ओके, तो जो ये सब एजम्पशन था उनका 2010 के बाद में ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसमें क्या बोला है आगे, एज द बैकलैश। क्यों ख़त्म हो गया, आगे बताया कि एज द बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशंस माउंटेड इन द वेस्ट। ओके, बैकलैश मीन्स क्या होता है करके कि जब सिटीजन्स का, कंट्री के सिटीजन्स का नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है, वो प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं। ओके, अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशंस माउंटेड इन द वेस्ट। ओके, वो बढ़ गया, माउंटेड मतलब इंक्रीज़ होना। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ओके, वो बढ़ गया। ओके, तो ये एक रीज़न था। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, एंड स्ट्रेटेजिक टेंशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना एंड रशिया सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, बढ़ जाना। ओके, जो स्ट्रेटेजिक उनकी जो भी स्ट्रेटेजी रहती है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रहती है या फिर किसी चीज़ को लेके उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, वो क्या हो गई, उनमें टेंशंस जो थी वो इंक्रीज़ हो गई। ओके, स्ट्रेटेजिक जो टेंशंस थी वो इंक्रीज़ हो गई, मतलब उनका अच्छे से जो स्ट्रेटेजी था वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहा था या फिर अच्छे से बन नहीं रहा था। ठीक है, किसके बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया के बीच में वो बढ़ गई। द न्यू वर्ड विच जो हमने आज सीखा, टक्ड अवे मीन्स जो भी हिट एंड नोटिस, इफ़ एनीथिंग इज टक्ड अवे इन द मीटिंग। ओके, मतलब वो क्या रहता है, ज़्यादा उस पर नोटिस नहीं किया जाता है या फिर किसी का ध्यान नहीं आता है, इसलिए वो उसको बोला जाता है कि टक्ड अवे। ओके, आउटलाइंस मीन्स डिस्क्राइब। ओके, इनक्यूअस मीन्स नॉट हार्मफुल या फिर सेफ। ओके, प्रोमिनेंस मीन्स डिस्टिंक्शन या फिर इम्पोर्टेंस। ओके, जियोपॉलिटिक्स मैं बताया कि पॉलिटिक्स एट जियोग्राफिक लेवल, जब भी पॉलिटिक्स होता है जियोग्राफिक लेवल पे तो जियोपॉलिटिक्स में उसको कंसिडर करते हैं, फिर बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स जस्ट टू क्रिएट या फिर टू फॉर्म। ओके, रेल मीन्स एरिया, डोमेन। उसके बाद हमने पढ़ा सोवियत यूनियन के बारे में। सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई थी 1991 में। ओके, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था, उनका पॉलिटिकल रीज़न था, इकोनॉमिक रीज़न था, इंडिपेंडेंट मूवमेंट एक रीज़न था और फेल्ड कूप का रीज़न था। फेल्ड कूप का मतलब क्या होता है कि जब कोई मिलिट्री वहाँ के गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। ओके, बट वो अनसक्सेसफुल रहता है तो उसको फेल्ड कूप बोलते हैं। ओके, सोवियत यूनियन में कितने कंट्रीज़ थे, 15 कंट्रीज़ थे। ओके, बट ये सब बाद में क्या हुआ, 1991 के बाद में सब डिवाइड हो गया, अलग अलग सब लोग अपना देखने लगे ऐसे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग लाइक आई कैन ऐड ऑन इन दिस वीडियोज़, प्लीज़ डू दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच।